जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी अभी सीरीज चल रही है जिसमें हम एफकेट को टारगेट कर रहे हैं, जो एफकेट 1 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, हमारी पॉलिटी। इससे पहले पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स प्लस 8 शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे से चालू करने वाले, जहां हम पार्ट 1 से लेके कोशिश करेंगे मैक्सिमम पार्ट्स को कवर करें। क्लियर है ये वाली बात? इसको थोड़े कॉन्सेप्चुअल वे में भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए चालू करते हैं। तो आज की डेट का है हमारा आर्टिकल और पार्ट्स पे फोकस रहेगा। तो पार्ट वन क्या बोलता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 1 to 4 है। अब इसको इजीली समझने के लिए मैं एक चार्ट बनवाता हूं जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। पार्ट 1 क्या है? ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 डील क्या करता है? पॉलिटी एंड इट्स नेम एंड पॉलिटी से। ध्यान रखना, ये आप ऐसे लिख लेना, रिवीजन में हमेशा काम में आएगा। नेम एंड इट्स पॉलिटी। अब नेम क्या है? नेम याद करो, आर्टिकल 1 में क्या पढ़ा था हमने? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर हुई ये वाली बात? इंडिया जो है, भारत, ये दो वर्ड यूज हुए। इंडिया जो उस समय के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो ये चाह रहे थे इंडिया हम न्यू नेम यूज करें इंडिया। और जो हमारे कुछ पुरानी सोच वाले फ्रीडम फाइटर्स थे वो चाह रहे थे हम भारतवर्ष यूज करें। इस वजह से लड़ाई ना हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक डिसीजन लिया कि इंडिया और भारत हम दोनों नाम यूज करेंगे। और अगर आज की बात करें इंटरनेशनल फोरम पे, हम दो ही नाम यूज कर सकते हैं इंडिया के, इंडिया या भारत। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब होता है? कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए हमें फेडरलिज्म समझना पड़ेगा। देखो, जब यूएसए बना तो यूएसए में 50 स्टेट ने अपनी मर्जी से क्या बनाया? एक नेशन बनाया। इससे हमने कह दिया फेडरल। अब इंडिया क्या? यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब इंडिया खुद में एक राज्य है। याद रखना, इंडिया खुद में एक राज्य है। बाकी जो हमने राज्य बना रखे वो किस लिए बना रखे? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए बना रखे। मतलब इंडिया खुद में क्या है? इंडिया स्टेट है। और जो हमने उसके डिवाइडेशन किए 28 स्टेट बनाए, वो किस लिए बनाए? क्योंकि हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। मतलब जो भारत के राज्य है वो अभिन्न अंग है भारत स्टेट का। इसलिए आप आर्टिकल 1 से लेके पढ़ना चालू करोगे, बार बार स्टेट वर्ड यूज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इंडिया खुद में एक स्टेट है। क्लियर ये वाली बात? आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो न्यू स्टेट्स की बात करता है। न्यू स्टेट्स दो प्रकार की बात करता है, एक होगा क्या? एडमिट, और एक होगा स्टैब्लिश। ध्यान रखना इस चीज को, ये सीधे सीधे फैक्ट है, एडमिट और स्टैब्लिश। मतलब जो भारत यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं है, आर्टिकल 2 उनकी बात करता है। फ्यूचर स्टेट है। एडमिट मतलब जैसे कि आज इंडिया अगर बात करें पाकिस्तान को खुद से मिला ले तो काय में होगा? एडमिट की जगह, क्योंकि पाकिस्तान पहले से है, इसलिए हमने उसे क्या किया? एडमिट किया। अब अगर हम स्टैब्लिश की बात करें तो स्टैब्लिश, ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल में एक सुनामी आई जिसके वजह से वहां दो नए आइसलैंड हो गए। मतलब पहले नहीं थे पर आज है, तो हम उनको काय में रखेंगे? स्टैब्लिश में। पास्ट में नहीं था पर अब है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? जो चीज पहले नहीं थी अब है, तो उसको हम काय में रखेंगे? न्यू स्टेट में। तीसरा क्या होता है? एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट्स का मतलब ये जो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट है, यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट है, उसकी आप बाउंड्री बदल सकते हो, नेम बदल सकते हो, ठीक है, किसी भी एरिया को घटा बढ़ा सकते हो। ये सारी चीजें कहां से होती है? एग्जिस्टिंग स्टेट से होती है। जैसे कि पहले उड़ीसा का नाम उड़ीसा होता था, इसमें दो कंडीशन एप्लीकेबल होती है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस क्या है? प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा जाता है। ये दो कंडीशन होती है जब ये बिल आता है। जैसे कि उड़ीसा का नाम हमें उड़ीसा करना था, अब जब हम नाम चेंज कर रहे थे तो प्रायर रिकमेंडेशन ली हमने राष्ट्रपति महोदय की, फिर उड़ीसा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा। अब ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाँ बोले या ना बोले, वो इच्छा पार्लियामेंट की है, तब भी पार्लियामेंट जाके क्या कर सकती है? नाम बदल सकती है। क्लियर है ये वाली बात? आर्टिकल 4 सीधी सिंपल बात है, नॉट अंडर आर्टिकल 368, नॉट अंडर आर्टिकल
368 मतलब क्या हो गया, सीधी सिंपल बात है, आर्टिकल 368 जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वो अमेंडमेंट प्रोसीजर बताता है। वो ये कहता है आपके पास अगर संविधान को अमेंड करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पर इनने मना कर दिया। इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही, पर जब ये पास होगा तो ये ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होगा, जिसमें 50% +1 मेजोरिटी से ये क्या रहेगा, बिल पास हो जाएगा। ये हो गया हमारा आर्टिकल पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी। इससे एक केस आपको याद रखना है, बेरूबारी यूनियन। बेरूबारी यूनियन केस क्यों याद रखना आपको, क्योंकि ये जो केस है बेरूबारी यूनियन, इस केस में क्या था, वेस्ट बंगाल में एक हिस्सा था बेरूबारी का यूनियन करके, वो किसको दे दिया गया था, आज के बांग्लादेश को, मतलब उस समय के पाकिस्तान को। तो वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये पूछा कि आपने क्यों दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये गलत है, अगर आप किसी को अपनी टेरिटरी दे रहे हो दूसरे नेशन को तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। पर एक चीज और बोली, जो कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वहां आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी, जिससे उन्होंने क्या किया था, बेरूबारी यूनियन किसको दे दिया था, आज के बांग्लादेश को दे दिया था। ये हो गया आपका पार्ट 1 कंप्लीट। यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11 की बात करता है, डील्स विद द एक्वाजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। अब इसको भी याद रखने के लिए एक तरीका है जो मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूं, जो फटाफट तुम्हारे काम में आ जाएगा। चलिए, तो हमें अब क्या करना है, पार्ट 2 करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डील करता है 5 से 11 आर्टिकल। याद रखना ये क्या बताता है, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का नागरिक कौन होगा। क्लियर है ये वाली बात, ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताता है, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का नागरिक कौन होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब इसके अलावा अगर आपको जानना है तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा, कानून बनाएगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो कि आपको बताएगा भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, एक्वाजिशन, और भारत की नागरिकता जाएगी कैसे, ठीक है, टर्मिनेशन कैसे होगा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखा हूं, रहना है तेरे दिल में, रेनंशिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन, ये तीनों से आपकी नागरिकता जाती है। और अगर आप बद्री याद रखो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ठीक है, तो यहां से आपको देखो, बी फॉर बर्थ, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, आई फॉर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, डी फॉर डिसेंट, ऐसे आपको याद रखने, हम इन सबको चर्चा में लाएंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 5 की। तो आर्टिकल 5 जो है वो क्या डील करता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का नागरिक कौन होगा। तो कंडीशंस है, एक तो उसके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का, प्लस या तो उसके फादर या ग्रैंडफादर क्या हो, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, प्लस वो लास्ट 5 ईयर से इंडिया में रह रहा हो। अब 5 ईयर की बात है हमारा संविधान लागू होने से, तो 26 जनवरी 1950 से 5 साल अगर हमने माइनस करे तो हमारे पास कितना आ गया, 26 जनवरी 1945 से वो भारत में रह रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। यह डोमिसाइल स्टेट्स का नहीं होता है, लीगल भाषा में बोला जाए तो डोमिसाइल होता है काय का, डोमिसाइल होता है किसका, याद रखना, डोमिसाइल हमेशा होता है सेंटर का, इंडिया में। क्लियर है ये वाली बात सिटीजनशिप के बारे में। और इंडिया का सबसे बड़ा सिटीजनशिप प्रूफ क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑन इंडियन सिटीजनशिप, तो याद रखना क्या है, वो पासपोर्ट है। क्या है, पासपोर्ट है मेरे भाई, यहां गलती मत कर देना, क्या है, पासपोर्ट है। अब आ जाओ आर्टिकल 6 की बात करते, जो कहां से गए, पाकिस्तान से क्या हुए, इंडिया आए, इन लोगों की बात करता है, पाकिस्तान से इंडिया आए। क्लियर है ये वाली बात, पाकिस्तान से इंडिया आए, क्लियर है, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम याद रखेंगे सेम कंडीशन है, या वो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, इंडिया रेसिडेंट करने आए हो। तो इसमें एक डेट रखी गई 19 जुलाई 1948, इस दिन परमिट सिस्टम चालू हुआ था। तो इसके बिफोर और आफ्टर परमिट सिस्टम क्या है, आप सभी को एक मूवी याद हुई होगी, गदर मूवी, जिसका पार्ट 2 अभी आया,
उसमें सनी देओल क्या कहता है कि अगर तारा सिंह के वो कागज नहीं मिलेगा, सील नहीं, मोहर नहीं लगेगी, तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जा सकता? तो उसी को हमने क्या बोला, परमिट सिस्टम बोला, बिफोर। तो अगर कोई उसके पहले आ गया, वो या उसके फादर या ग्रैंड पेरेंट्स क्या हुए, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, साथ साथ, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में क्या हुए हो, बॉर्न हुए हो, प्लस वो भारत में रेसिडेंस करने आया और 6 महीने से भारत में रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। सेम एज इसके लिए आफ्टर में वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, वो भारत में रेसिडेंट करने आए हो, 6 महीने से भारत में रह रहे हो और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास, तो वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। आर्टिकल 6 बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाओ आर्टिकल 7 की अपन बात करते हैं। आर्टिकल 7 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 7 तो मैं ध्यान रखना है, कई लोग इंडिया से कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से वापस कहां आ गए, इंडिया में आ गए, तो उनके लिए आर्टिकल है। तो सेम एज इट इज, जो आर्टिकल 6 में वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों, प्लस वो इंडिया सेटल होने आए हो, किसी बिजनेस से ऐसे घूमने ना आए हो। थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि वो भारत पिछले 6 महीने से रह रहे हो और रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्ट्रार ऑफिसर ने उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो वो क्या हो जाएंगे, भारत के हिस्से हो जाएंगे। अब आ जाओ आर्टिकल 8 पे। अब सारे देश कंप्लीट हो गए, आर्टिकल 8 जो बचे हुए देश है उन देशों की बात करते हैं। अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी और देश में रह रहा है पाकिस्तान को छोड़ के, और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है संविधान लागू होने से या होने के पहले या बाद में, तो वो क्या करेगा, अपने नियरेस्ट कंसुलेट के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और भारत का नागरिक बन सकता है। थर्ड ऑफ ऑल थिंग, अगर उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 1 साल के अंदर क्या कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आर्टिकल 9 बोलता है कि भैया ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी, याद रखना ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी। कौन बोलता है ये, आर्टिकल 9 बोलता है। आर्टिकल 10 बोलता है कि अगर सिटीजनशिप पे लॉ बनाना होगा, वांट टू मेक ए लॉ, तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। आर्टिकल 11 बोलता है कि एक्वाइजिशन और टर्मिनेशन पे अगर लॉ बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास अधिकार है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार है, जिससे वो क्या बना सकते, कानून बना सकते। और इसी आर्टिकल का यूज किया, आर्टिकल 11 का, किसने, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री और या सरकार ने, और क्या बनाया, सिटीजनशिप एक्ट बनाया, जिसे क्या बोला गया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। क्लियर है ये वाली बात। अब सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में बात हुई है बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है ये वाली बात, और बाय नेचुरलाइजेशन, इन 5 चीजों से बात करी गई है। क्लियर है, ये क्या होगी, आपकी एक्वाइजिशन होगी, आप भारत की नागरिकता कैसे लोगे। क्लियर है। अब बाय बर्थ, ये अमेंड कितने बार हो चुका है, 1992। जस्ट अ सेकेंड, एक डेट या दिमाग से निकल रही है। ठीक है, तो पहली बार अमेंड हुआ था 1986, फिर 1992, फिर 2003, फिर 2005, और लेटेस्ट वाला तो आपको पता है। अब देखो, बाय बर्थ आप इंडिया के नागरिक हो सकते हो। अब यहां दिक्कत हो गई, बाय बर्थ अब क्या, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1986 तक जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हो रहा था भारत का नागरिक हो जा रहा था। ये तो दिक्कत की बात है। तो 1986 में अमेंड किया गया कि क्या होना चाहिए, इंडियन फादर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडियन फादर होना चाहिए, तो ही आप भारत के नागरिक हो सकते हो। पर पार्लियामेंट को अपनी गलती याद आई 1992 में कि यार बायोलॉजिकली बच्चा एक व्यक्ति से नहीं होता, 2 लोग लगते हैं, पेरेंट्स और मदर। तो 1992 में रेट्रोस्पेक्टिव वे में जाके अमेंड किया कि एनी पेरेंट्स, क्या कर दिया यहां पे, एनी पेरेंट्स कर दिया। और 2003 बहुत बड़ी समस्या थी इनलीगल इमाइग्रेंट की, इनलीगल इमाइग्रेंट। आप क्या नहीं होने चाहिए, इनलीगल इमाइग्रेंट नहीं होने चाहिए। तो आप बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और नेचुरलाइजेशन से भारत के नागरिक आप हो सकते हो। क्लियर है ये वाली बात।
पर क्लियर याद रखना, नेचुरलाइजेशन में अगर या रजिस्ट्रेशन में अगर कोई ऐसा देश है जो भारत के लोगों को नागरिकता नहीं देता है तो हम उन्हें भी नागरिकता नहीं देंगे। अब हम जाएगी कैसे, टर्मिनेट कैसे होगी उसकी बात करते हैं। डिप्राइवेशन, टर्मिनेशन और रिनंशिएशन। अगर कोई व्यक्ति अपनी मन मर्जी से अपनी नागरिकता छोड़ दे कि होश और आवाज में दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। डिप्राइवेशन, आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो वो नागरिकता आपसे ऑटोमेटिकली छिन गई। टर्मिनेशन, भारत सरकार ने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया क्योंकि तुमने ऐसा कोई एक्ट किया था जो भारत के खिलाफ था, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करी या वायलेशन कुछ भी ऐसे एक्ट का किया तो आपसे क्या हो जाए, या आपने वॉर के टाइम इनलीगली दूसरे वॉरिंग कंट्री से कांटेक्ट रखे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो रहना है तेरे दिल में, रिनंशिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन से आपकी नागरिकता जाएगी। ये तीनों शेड्यूल पे स्टे लगा रहेगा, तब तक स्टे लगा रहेगा, या ये स्टॉप रहेगा तब तक जब तक इंडिया कायम है वॉर सिनेरियो में। जब वॉर सिनेरियो में इंडिया रहेगा और आप नागरिकता छोड़ने की बात रखोगे तो वो विथ होल्ड हो जाएगी कि भाई पहले हम वॉर देखेंगे उसके बाद आप नागरिकता की बात करना। ये है हमारी पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 1 to 11। ठीक है, अब पार्ट 3 की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। अब 12 से 35 जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए बहुत से केस होते रहे केशवानंद, वो डीपीएसपी में हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है ये वाली बात, पर इसमें बहुत से केसेस होते रहे आर्टिकल 12 to 35 में, तो आज हमें ये ही कवर करना है। क्लियर है ये वाली बात। तो पार्ट 4 में डीपीएसपीज दिया गया है, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, पार्ट 5 में यूनियन एंड टेरिटरी जैसे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये फिर पार्ट 6 में आपको स्टेट्स दिए गए, फिर इलेक्शंस दिए गए हैं, तो ये सारे हमें याद रखने। पार्ट 12 अमेंडमेंट प्रोसीजर बताता है। तो चलिए की फैक्ट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के पहले कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आए कहां से ये हम समझते हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन आज से नहीं, आज से 1000 साल पहले से चालू हो चुका है। याद करो 1215 में है ना एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया था, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के क्वीन के द्वारा। ठीक है, 1215 में एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया था इंग्लैंड के क्वीन राजा के द्वारा। किसको दिया गया था, कुछ बैलेंस को दिया गया था कि राजा जो है किसी भी प्रकार के कुछ अधिकार जो है वो इनसे नहीं छीन सकता। इनको क्यों दिया गया था, क्योंकि ये फाइनेंशियली मदद करते थे वॉर में राजा की, तो इनको खुश करने के लिए ये जो रिच क्लास है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उन्हें ये अधिकार दिए गए थे। और यहीं से एक सिंबल, इंपॉर्टेंट सिंबल बना था लिबर्टी का, तो जो हमने किसको जाना, मैग्ना कार्टा बोला इसे। क्लियर है। और हमारा पार्ट 3 को भी हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहीं से ये बाद में इवॉल्व हुआ, कायम है बिल्स ऑफ राइट्स में, कायम हुआ बिल्स ऑफ राइट्स में इवॉल्व हुआ, कायम हुआ बिल्स ऑफ राइट्स में। इस चीज को ध्यान रखना, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर हो गई ये वाली बात। कब हुआ, 1789 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए कब, 1789 में। एक दिन में ही कितने अमेंडमेंट किए गए थे, उसमें 10 अमेंडमेंट कर दिए गए थे। क्लियर है, 4 महीने में जाके तैयार हो गया था, 7 आर्टिकल थे। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में 10 अमेंडमेंट करे गए, जिसे क्या बोला गया, बिल्स ऑफ राइट। ये वो 10 अमेंडमेंट थे जिसमें उनके अधिकार लिखे गए, है ना, 10 अमेंडमेंट, जिसे क्या बोला गया, बिल्स ऑफ राइट। एक्चुअली 4 महीने में जाके इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। कितने आर्टिकल थे, 7 आर्टिकल हुआ करते थे उस समय। अब भारत में कैसे आया, तो भारत में फंडामेंटल राइट की शुरुआत अगर हुई है तो 1928 से हुई है। कब से हुई है, फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत 1928 से हुई है। इस चीज को हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। अब किसने की थी, मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने बात करी थी कि फंडामेंटल राइट इस तरीके से गारंटेड होने चाहिए कि किसी भी कंडीशन में आपके साथ वापस ना लिए जा सके। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। क्यों इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड थी, किसी भी कंडीशन में वापस ना लिए जाए। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ध्यान करो, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक्सपीरियंस था कि किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं है, तो उन अधिकारों के लिए बात करी गई और ऐसा बोला गया कि भैया जो अधिकार है वो किसी भी तरीके से क्या ना किए जा सके, वापस ना लिए जा सके। क्लियर है ये वाली बात। और किस कंडीशन में, याद रखो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ, सबके साथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्या, फंडामेंटल राइट। क्लियर हो गई ये वाली बात। ये शुरुआत होती है किसकी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की।
क्लियर हो गई ये वाली बात। तो यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, और आज हम क्या चालू करने वाले, फंडामेंटल राइट्स, जो कि कहां से लिए हमने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए, तो आर्टिकल 12 की बात करते हैं। क्या की बात करते हैं हम, आर्टिकल 12 की। हाँ, तो क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्या है, लीगल टर्म में बात हुई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स है। क्लियर है, तो हम इसको फटाफट कवर करें। डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स ये क्या बताता है कि भैया आपका मौलिक अधिकार कौन ले सकता है, आपके फंडामेंटल राइट कौन ले सकता है, जैसे गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। क्लियर है ये वाली बात। तो उसे क्या बोला गया, स्टेट। स्टेट इज अ सिनोनिम ऑफ अ गवर्नमेंट। अब चलिए फटाफट हम अपने छोटे छोटे फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो स्टेट कितने प्रकार की होती है, तो स्टेट होती है 4 प्रकार की, 4 टाइप्स की। चलो मैं इधर ही समझा दे रहा हूं। स्टेट, आर्टिकल 12 में स्टेट की बात की है, जो आपके फंडामेंटल कितने प्रकार की होती है, 4 टाइप की। क्लियर है, ये 4 टाइप की स्टेट्स आपको ध्यान रखने, जहां आप गलती कर सकते हो। गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ये किसकी बात हो रही है, ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, दूसरी कैसी हो गई, गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेचर, ये है ना, लेजिस्लेचर मतलब ऑफ स्टेट, सरकार की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर हो गई और स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गए। क्लियर है ये वाली बात। तीसरी, ऑल लोकल सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटीज, ये हो गई। क्लियर है ये वाली बात। जैसे कि पंचायत आ गई आपकी, म्यूनिसिपैलिटीज आ गई, डिस्ट्रिक्ट्स आ गई, जितने की डीएम वगैरह ये सब आ गए इसमें। क्लियर है ये वाली बात। और एक चीज और है इसमें, एक चीज की और बात करी गई है, अदर अथॉरिटीज की। अदर अथॉरिटीज मतलब जो भी बच जाती है, जैसे कि अदर अथॉरिटीज मतलब जो भी राज्य सरकार चला रही है, ठीक है, जहां जो भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा गवर्नमेंट बॉडी सर्व कर रहा है, वो सारी अदर अथॉरिटीज में आ गई है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इंडियन टेरिटरी में जो भी चीज कस्टम है, जैसे सबरीमाला एक कस्टम थी, वहां महिलाओं का जाना अलाउ नहीं था, उसे भी इसमें क्या किया गया है, एग्री किया गया है। स्टेटूटरी एंड नॉन स्टेटूटरी दोनों अथॉरिटीज काय में जाएगी, हमारे अदर वाले अथॉरिटीज में आ जाएगी। क्लियर हो गई ये वाली बात। यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर होगा। अब आर्टिकल 12 में तो हमने ये पढ़ लिया। अब आर्टिकल 12 के सामने एक डिबेट आया, क्या बीसीसीआई फॉल होता है स्टेट में, नहीं, बीसीसीआई हाफ स्टेट बॉडी है, 226 से हाई कोर्ट जाएगा। याद रखना, अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और 226 से कहां जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे। रिट्स जारी करने में किसके पास ज्यादा पावर है, तो याद रखना हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की ज्यादा पावर है। बस इतना ही है हमारा आर्टिकल 12। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऐसा कौन सा कानून है जो अगर वॉयलेट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट को, तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तो इसको याद करने के लिए आर्टिकल 13, इसको डिवाइड करो 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 में। सबसे इजी वे में समझा रहा हूं। 31.1 क्या बात करते हैं, मैं एक बार अच्छे से समझा दूं तुम्हें, है ना। इसको क्या बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बोला जाता है। 13.1 में एक वर्ड यूज हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। क्या वर्ड यूज हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स वर्ड यूज हुआ है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स मतलब अगर संविधान बनने के पहले ऐसा कोई कानून था जो फंडामेंटल राइट से वॉयलेट कर रहा था और अभी भी संविधान में है, तो जब तक वो टॉपिक फंडामेंटल राइट में है तो वो कानून उस पर लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल में समझाता हूं, राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट था। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। पर अगर ऐसा कोई कानून था कि केंद्र सरकार को जरूरत है जमीन की और वो आपसे ले सकती है, ठीक है, पर अब क्या, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट है, तो केंद्र सरकार क्या नहीं कर सकती, ले नहीं सकती। तो ये जो कानून था उसके ऊपर क्या लगा था, ग्रहण लगा था। पर जिस दिन वो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर हुआ, वो कानून वापस उस पर क्या हो गया, लागू हो गया। दूसरा क्या है, सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी,
मतलब कोई ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, ये आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान बनने के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून पास नहीं कर सकती है जो क्या कर रहा हो, वॉयलेट कर रहा हो किसको, फंडामेंटल राइट को। ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब है 10 पन्नों का 10 लाइन का एक लॉ था, उसमें से 9वीं लाइन क्या कर रही थी, वॉयलेट कर रही थी फंडामेंटल राइट को। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे लॉ को डिलीट कर देंगे, उसका ये मतलब है सिर्फ हम जो नंबर 9 पे लाइन लिखी है उसे डिलीट करेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? इसे हमने क्या बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और आर्टिकल 13 बताता है व्हाट डिफाइन लॉ, ये क्या करता है, डिफाइन लॉ। लॉ बताता है कि लॉ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, लॉ क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है ना ये वाली बात, व्हाट लॉ मीन्स, ठीक है। तो देखो अब लॉ क्या क्या आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डर आ गया, बाय रूल हो गया, ठीक है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, कुछ भी चीजों जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में फॉलो की जा रही है उसे क्या बोला जाएगा, लॉ माना जाएगा। अब आ जाओ आर्टिकल 0.4, इसमें क्या एक इसमें क्या लिख दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल में जो अमेंडमेंट होते हैं वो क्या नहीं हो सकते, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। बस ये आपका आर्टिकल 13 कंप्लीट यहां पे क्लियर है, ये आपका आर्टिकल 13 यहां पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ केसेस है, हाँ आर्टिकल 13 में एक चीज और दी गई है, ये जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी भी लॉ को क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। क्लियर है ये वाली बात सभी को, क्लियर है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, केशवानंद भारतीय केस होता है जिसमें कहा दिया जाता है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड तो कर सकते पर बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकते, आप अमेंड नहीं कर सकते। साथ साथ जुडिशियल रिव्यू की मदद से आदमी आर्टिकल 32 यूज कर सकता है और 226 भी यूज कर सकता है। बस इतना ही आर्टिकल 13 में, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ अब जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में कहां कहां लिखा है, तो आर्टिकल 13 में लिखा है, ध्यान रखना, आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में। ये 3 जगह जुडिशियल रिव्यू की बात डायरेक्टली करी गई है। इनडायरेक्टली बात कहां करी गई है, आर्टिकल 300A में इनडायरेक्टली बात करी गई है जुडिशियल रिव्यू की। अब आ जाओ आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं क्योंकि फटाफट खत्म करें। और जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, इस चीज को भूलना मत और गलती मत कर देना। चलिए, तो फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग कुछ केसेस लिख लो, एंड में अगर होगे तो अच्छी बात है, नहीं होगे तो। एक हो गया शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद वर्सेस, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का केस है, ठीक है। सज्जन सिंह, सज्जन सिंह कब का केस है ये, 1965 का, वर्सेस राजस्थान, ठीक है। फिर आएगा गोलक नाथ केस, कब का ये, 1987, 1965 सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, बीच में आ जाएगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। क्लियर है ये वाली बात? इससे क्या क्लॉज ऐड हुआ, इससे ऐड हुआ 13.4 वाला जो अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। साथ साथ एक आ जाएगा केशवानंद भारतीय केस, कब का है, 1973। फिर आ जाएगा मनरेगा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980। क्लियर है? अब देखो जरा समझना इस चीज को फटाफट। शंकरी प्रसाद केस आया, इसमें कह दिया गया अमेंड नहीं किया जा सकता, मतलब अमेंड किया जा सकता है। सज्जन प्रसाद में कह दिया गया भैया अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। गोलकनाथ में कह दिया सेक्रोसेंट है, छुआ भी नहीं जा सकता।
तो सरकार कौन सा अमेंडमेंट लेके आई है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो कि क्या होता है, जो कि सरकार के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है। 13.4 जोड़ा गया। फिर केशवानंद भारतीय केस आता है 1973 में, जिसमें ये बोल दिया जाता है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को भी, पर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड आप नहीं कर सकते। लास्ट में मिनरेवा मिल केस आता है, जिसमें ये बात हो जाती है कि फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। मिनरेवा मिल केस क्यों आया था? 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। तो मतलब गवर्नमेंट ने माना है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। चलो, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। काय की बात हो रही है यहाँ पे? इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ध्यान रखना, द स्टेट शैल नॉट डिनाइड ऑन एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है और एक यूएस का है। क्लियर है ये वाली बात? तो अब अगर हम बात करें इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो एक यूएस का है, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ यूएस का है, जहां याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिविजुअल राइट आ रहा है, इसलिए वहां क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, जहां इक्वलिटी ट्रीटमेंट मिलेगा किसी भी सर्कमस्टेंस में। ठीक है, क्लियर है? तो इक्वल को इक्वल की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना? इस चीज को ध्यान रख लेना, यहां गलती मत करना। और इक्वेलिटी बिफोर लॉ आ रहा है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से, जहां इंडिविजुअल राइट से क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इंडिविजुअल राइट से क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन। मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको क्या है? सब इक्वल है, चाहे पीएम हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब इक्वल है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में समझो, हमने सब कानून से सबको सामान्य कर दिया, पर क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दे पाए? मतलब एग्जांपल में कैसे इक्वल प्रोटेक्शन? मैंने बोला कि भैया एफकेट के लिए एक वो रहेगी, क्या कहते हैं, एनडीए के लिए एक टेस्ट, एक वो मॉक टेस्ट या मतलब एक स्कॉलरशिप है, उसका टेस्ट है, पर वो पेपर सेट कर दिया मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे। क्या वो 10th क्लास या 11th क्लास के बच्चों के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है? नहीं। 11th को 11th की तरह ट्रीट करना है और ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन की तरह ट्रीट करना है, ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्लियर हो गई? मतलब ब्रिटिश में इंडिविजुअल राइट्स से बना है कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है इंडिविजुअल राइट। ये हो गया आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ की भी बात करी गई है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, प्रीमेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। इस एवी डाइस ने दिया था, ये इंडियन ब्रिटिश जूरिस्ट्स थे, पर इंडिया में लास्ट ऊपर के दो सेम है, पर प्रीमेसी ऑफ इंडिविजुअल की जगह क्या है? प्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए अब देखो सारे आर्टिकल हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर और गवर्नर के ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, और सिविल प्रोसीडिंग करनी है तो आपको 2 महीने पहले उनको बताना पड़ेगा। यूएन और यूएन के जितने भी हमारे राजदूत हैं, यूएन की जितनी अलग अलग एजेंसीज हैं उनके ऊपर नहीं कर सकते, प्लस जितने भी राजदूत आ रहे हैं उनके ऊपर भी आप कोई भी क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15 की बात करते, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब याद रखना इसमें एक छोटा सा है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन, इधर एक वर्ड में से ओनली, ओनली मतलब सिर्फ इन चीजों को 1 2 3 4 और 5 चीजों के अलावा आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। ध्यान रखना, आप किस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। जैसे कि, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, तो 15 पॉइंट्स हमने कह दिया, किसी भी प्रकार का हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 15.1 ए बी, 15.2 के ए और बी में हमने कह दिया कि जैसे कि जो पब्लिक प्लेस है, वॉशिंग घाट्स है, वेल्स है, ये क्या कर देंगे? सबके लिए इक्वल कर देंगे, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेस्टोरेंट है, पब्लिक होटल्स है, पब्लिक प्लेस है, ये सबके लिए खुली रहेगी। कुएं हैं जो हमारे, बाथिंग घाट्स है, ये सबके लिए क्या रहेंगे? इंडिविजुअल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 से हमने सबको इक्वल तो कर दिया, अब हम आर्टिकल 15 से कुछ जो प्लेसेस है, भारत की बुरी प्रथा है, उनको भी क्या कर रहा है? इक्वल कर रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात? आर्टिकल 15, बस इतना ही। अब आर्टिकल 15 में 3 छूट है,
याद रखना 3 में स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो आप वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए, क्योंकि वनरेबल सेक्शन के, इसलिए आप देखोगे सिटी बस या मेट्रोज में औरतों और बच्चों के लिए सीट रिजर्व होती है। ठीक है, आर्टिकल 4, 5, ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत आप स्पेशल प्रोविजन बना रहे हो, जैसे रिजर्वेशन का बना दिया महिलाओं के लिए, स्पेशल प्रोविजन ऑफ बेल है, ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री है। 15.4 के तहत सोशल और इकोनॉमिक क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस को आप क्या दे रहे हो, रिजर्वेशन दे रहे हो। ये कैसे ऐड हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1951। और 15.5 जो है स्पेशल प्रोविजन दे रहा है किसके लिए, एडमिशन के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। ये काय के कौन से अमेंडमेंट से दिया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिया है। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। अब आ जाओ आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो आर्टिकल 14 से हमने सबको इक्वल किया, आर्टिकल 15 से हमने क्या किया, पब्लिक प्लेसेस को किया, रिसोर्सेस को किया। ठीक है, ये सब इक्वल कर दिया। और आर्टिकल 16 से हमने गवर्नमेंट जॉब में क्या दी, जॉब्स में इक्वलिटी दी। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है। तो भैया जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वहां किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नो सिटीजन वर्ड यूज हुआ है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, डिसाइडिंग एनी ऑफ इनएलिजिबल, किसी के साथ भी हम इन सारी चीजों पे क्या नहीं करेंगे भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और इस चीज पे ये आर्टिकल जो है पार्लियामेंट के ऊपर रोक नहीं लगाता है किसी भी प्रकार के कानून बनाने की। इस वजह से पार्लियामेंट ने क्या बनाया, रिजर्वेशन बनाया, किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। अब आ जाओ आर्टिकल 17, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये हमारी ओल्ड लेगेसी थी, छुआछूत होना, तो इसको एक बार में कानून बना के क्या किया गया, इसको खत्म कर दिया गया। अब आर्टिकल 18, अबोल्यूशन ऑफ द टाइटल। एकेडमिक और एजुकेशनल टाइटल के अलावा आप भारत में किसी भी दूसरे प्रकार के टाइटल नहीं रख सकते हो। क्लियर है ये वाली बात सभी को। अगर आप किसी भी दूसरे प्रकार के टाइटल रख रहे हो तो आपसे क्या किए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे, आप एलिजिबल नहीं रहोगे किसी भी प्रकार के टाइटल रखने के लिए। तो इसके लिए केस आया, भारत रत्न वाला केस। भारत रत्न, पद्म विभूषण और जितने भी नेशनल अवार्ड है हमारे, क्या वो वॉयलेट नहीं करते आर्टिकल किसको, आर्टिकल 18 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वॉयलेट नहीं करते क्योंकि ये बाय जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा इस वजह से। और कौन से केस में था, बालाजी राघवन केस में इस चीज का डिसाइड हुआ था, क्योंकि ये जितने भी टाइटल्स है, जितने भी अवार्ड्स है, ये हेरिडिटरी नहीं है। अब याद रखना, कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे सिटीजन नेशन से किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं ले सकता है, या कोई भी इंडियन व्यक्ति भारत में है, किसी भी प्रकार का ऑफिस खोल रखा है और वो फॉरेनर है, और वो अगर वो दूसरे स्टेट से टाइटल ले रहा है तो उसे बताना पड़ेगा किसे, हमारे राष्ट्रपति महोदय को। ये सारी चीजें काय में मेंशन होती है, आर्टिकल 18 में मेंशन है ना। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते फटाफट। चलिए राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। उसके पहले एक चीज लिख लीजिए फटाफट, राइट टू फ्रीडम के पहले, कि नेशनल अवार्ड कब से चालू हुए। ये क्वेश्चन आ जाता है मिसलिनियस से, यहीं खत्म कर देता हूं। तो किसने चालू किया और कब से चालू हुए, क्योंकि यहां तुम गलती मत करना। तो 1954 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। डिसकंटिन्यू कब कर दिया गया, 1977, किसके द्वारा, जेपी गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, फिर इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, रीस्टेट किया गया 1980 में। इंदिरा गांधी ने इसको वापस क्या किया, स्टार्ट किया, रीस्टेट किया। क्लियर होगा ये वाली बात। ये आज भी चल रहे हैं। चलिए फटाफट हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम स्पीच, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव, रिसाइड, मूव एंड प्रोफेस। ये आर्टिकल 19 से आपको अधिकार मिलते हैं इतने सारे, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनमें सब में एक लिमिटेशंस है, जैसे कि आप कहीं भी भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है, साथ साथ आप असेंबली या एसोसिएशन भी लगा सकते हैं। ठीक है,
चलो फटाफट मैं आर्टिकल लिख देता हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। तो आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है आपका, स्पीच का आर्टिकल है। कभी कभार ये ऐसे पूछ लेते हैं इसलिए। 19.2 में क्या है आपका, फटाफट देखो। 19.1 बी में क्या है आपका, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। आप पीसफुली क्या कर सकते हो, असेंबली बना सकते हो, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी चीजें हो गई। असेंबली पब्लिक मीटिंग्स बिना हथियार की आप अटेंड कर सकते हो। 19(1)(c) अगर हम बात करें 19(1)(c) की, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई आपकी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। आप किसी भी प्रकार का एसोसिएशन बना सकते हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, सोसाइटी हो, यूनियन हो। पर याद रखना रिस्ट्रिक्शन है आर्मी पर्सन्स के लिए। आर्टिकल 13 से आर्मी पर्सन किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकते। आर्टिकल 33 से इसके ऊपर क्या है, रोक है। क्लियर है, सिर्फ वो काय की बना सकते हो और स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। क्लियर हो गई ये वाली बात। आर्टिकल 19(1)(d) आर्टिकल 19(1)(d) क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। आप भारत में किसी भी, भारत में कहीं भी आप मूव कर सकते हो। याद रखना ये इंटरनल बात कर रहा है, भारत के बाहर जाना है तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 19 से भारत के अंदर आपको घूमने की मंजूरी दे रहा है। आर्टिकल 19(1)(c) की बात करते हैं हम, तो आप भारत में कहीं भी फ्रीडम ऑफ रिसाइड है, मतलब आप दिल्ली में बॉर्न हुए हो पर अब आप कहाँ रह रहे हो, इंदौर में रह रहे हो, तो आपको फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, आप कहीं भी रह सकते हो। 19(1)(e) है, ABCDE, ठीक है। अब इसमें से F हमने क्या किया था, डिलीट किया था। F क्यों किया था डिलीट, 19(1)(g) आ जाएगा, E के बाद F क्या था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसे हमने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप क्या कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप किसी भी प्रकार की जॉब कर सकते हो, आपको जहां माने जैसे माने, बस वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, इनलीगल वर्क नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। तो फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद द इनडोरिगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये हो गया हमारा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन रिलीजन, रेस, कास्ट, only on religion, race, caste, sex, place of birth. Article 16 equality opportunity in the matter of public employment. Article 17 क्या है, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल। और आर्टिकल 19 क्या है, आपके लिए कुछ अधिकारों की बात करता है जो कि आपके क्या है, मौलिक अधिकार है। और याद रखना आर्टिकल 19 जैसी इमरजेंसी लगती है वो आपसे लिया जा सकता है। चलिए क्लियर है ये वाली बात आप सभी को। तो हम कर रहे थे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस ऑफ फॉर ऑफेंस। अब आर्टिकल 20 में जो तुम्हें 3 चीजें याद रखनी है एग्जाम प्रोस्पेक्ट व्यू से, वो पहली क्या हो गई हमारी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो गई। चलिए हम एक फिर से चार्ट बना लेते, जो अभी तक चार्ट बना रहे थे। आर्टिकल 20 क्या की बात करता है, ऑफेंस की बात करता है क्रिमिनल के लिए, ठीक है, क्रिमिनल केसेस को 1949 के तहत, ठीक है। क्लियर हो गई। तो पहला क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ऐसा कोई भी कानून, अब देखो इसमें सीधी सिंपल एक चीज याद रखना, सीधा सिंपल याद रखना है। क्लियर है ये वाली बात। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आज के डेट में फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी 2025 को कोई लॉ तोड़ा, रेड लाइट क्रॉस कर दी, उसका चालान था 500 रुपए। पर 2 जनवरी 2025 से नया लॉ लागू हो रहा था जिसमें क्या था, अब रेड लाइट क्रॉस करने का चालान होगा 2000 रुपए का। तो आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो 1 जनवरी के अनुसार 500 रुपए लगेगा, ना कि 2000 रुपए। मतलब ऐसी कोई भी सजा आपको नहीं दी जा सकती, पास्ट में जाके नहीं दी जा सकती। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, क्रिमिनल केसेस के लिए, सिविल मैटर्स में नहीं है। दूसरा क्या हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डबल जियोपार्डी। क्या हो गया, डबल जियोपार्डी, मतलब एक जुर्म की सजा आपको 2 बार नहीं मिल सकती। ध्यान रखना, एक जुर्म की सजा आपको क्या नहीं, 2 बार नहीं मिल सकती। क्लियर है ये वाली बात सभी को। अब 2 बार कैसे, आपने सभी ने शहंशाह मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है कोर्ट में खड़े होके, जज साहब आपने मुझे इसके हत्या की सजा पहले दे सकती है, अब इसकी हत्या की सजा मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, नो सेल्फ,
आपने मर्डर किया, आपने गवाही दी कोर्ट में जाके, हाँ मैंने मर्डर किया, तो इससे काम नहीं चलेगा। कोर्ट को मतलब क्या है, पुलिस को इसके अगेंस्ट क्या जुटाने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेगी। क्लियर हो गई। ये 3 प्रकार के लॉ की बात करता है कौन, आर्टिकल 20। चलिए आर्टिकल 20 यहां पे खत्म होता है। जो भी बच्चा लिख रहा है लिखते जाइएगा इसे फटाफट। अब आ जाओ आर्टिकल 21 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज की बात करता है आर्टिकल क्या, 21। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। आर्टिकल 21 याद रखना 2 चीजों की बात करता है, लाइफ और लिबर्टी की। लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। लाइफ और लिबर्टी का मतलब क्या हो जाता है भाई यहां पे, कि किसी भी तरीके की कोई भी आपकी आजादी आपसे नहीं छीन सकते। बस इसमें लिखा है एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इस पे कई बार केस हुआ। इस पे पहला केस होता है 1950 में गोपालन केस में, जिसमें बहुत नैरो वर्डिक्ट्स आए कि आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचाता है, ना कि लेजिस्लेटिव आर्बिट्री एक्शन से फ्री। फिर इसके ऊपर दूसरा केस होता है मेनका गांधी केस 1978 में, जिसमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि ना ही लेजिस्लेटिव ना ही एग्जीक्यूटिव आपका ये आर्टिकल क्या कर सकते, छीन सकते। मैं साइड में इसलिए हूं जिसमें आपको दिखाई दे सके। ठीक है, तो यहां चीज क्लियर है। अब इसमें जो स्टैब्लिश बाय लॉ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, उसमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया वर्ड जोड़ा गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन बताएगा आपको, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। क्लियर है इसमें ये वाली बात। मतलब लेजिस्लेटिव कोई भी आर्बिट्री एक्शन नहीं कर सकते। और आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारे 35 ऐसे अधिकार है जो लिखे आते। इसमें से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21A, जो कि काय से जुड़ा है, राइट टू एजुकेशन है, जो कि जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसने 3 जगह अमेंडमेंट करी थी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीस। 3 जगह इसने क्या करी है भाई, अमेंडमेंट करी है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, यहां गलती मत कर देना। ठीक है, यहां पे फिर हमारे पार्लियामेंट जाके क्या करती है इसमें, राइट टू एजुकेशन में 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन फ्री में देगी। कंपलसरी राइट, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, याद रखना 6 से 14 साल वाले बच्चों को। ग्रेजुएशन की बात यहां नहीं हो रही। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट राइट टू एजुकेशन आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाएगी, जो कि तुम्हें अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात। अगर हम बात करें किस किस आर्टिकल्स में इन्हें अमेंडमेंट किए हैं, तो आर्टिकल 45 डीपीएसपीस का है। ठीक है, आर्टिकल 51A काय का हो गया, फंडामेंटल राइट का, और फंडामेंटल ड्यूटीज का 51 है, और फंडामेंटल राइट 21A एड ऑन होता है। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। तो यहां से आर्टिकल 21 हमारा कवर हो गया। अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट काय का अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें 2 प्रकार के डिटेंशन की बात हुई है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। याद रखो, देखो 2 प्रकार की प्रोटेक्शन है। डिटेंशन कैसी होती है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव मतलब जुर्म करने के पहले किसी को अरेस्ट कर देना संदेह के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा 370 धारा हटा रहे थे, वहां के सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया था ये। साथ साथ प्यूनिटिव मतलब क्या हो गया, आपने जुर्म कर दिया है उसके बाद अरेस्ट आप किए जा रहे हो। जैसे इसमें 4 प्रोसीजर का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, दूसरा आपको लॉयर मिलेगा काय में, प्यूनिटिव में। ठीक है, तीसरा आपको 24 घंटे के अंदर सामने, 24 घंटे के अंदर आपको क्या है, 24 घंटे बाद, 24 घंटे का टाइमलाइन है, उसके बाद उसके अंदर आपको कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा। अगर वहां से मजिस्ट्रेट आपको फ्री करता है तो आप फ्री हो। ये 2 प्रकार के डिटेंशन की बात करता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। यहां तक क्लियर हो गई ये वाली बात। और याद रखना, दुनिया में पहला डेमोक्रेटिक नेशन है जिसके में ये कॉन्सेप्ट आता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव का। क्लियर है ये वाली बात सभी को। अब देखो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसमें क्या किया था, अमेंडमेंट किया था। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें क्या लाता है, अमेंडमेंट लाता है। ध्यान रखना क्या अमेंडमेंट लाता है, जो डिटेंशन का पीरियड है उसे क्या कर दिया गया था, 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया था। क्लियर है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से क्या कर दिया गया था, 2 महीने, पर वो आज तक लागू नहीं हुआ। इसलिए याद रखना ओरिजिनल टाइम पीरियड जो 3 महीने है वो ही डिटेंशन का टाइम पीरियड है। क्लियर हो गई ये वाली बात।
तो हमारे इंडिया में कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ थे, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल है, ठीक है। तो मीजा याद रखना 1971 जिसे वापस ले लिया गया, रिपील्ड हो गया है। पर याद रखना टाडा के तहत संजय दत्त जेल गए थे 1985, इसे भी क्या रिपील कर दिया गया है। पोटा 2002, इसे भी रिपील कर दिया गया है, ठीक है। यूएपीए जो अभी चल रहा है 1969 में बना था, ये अभी लागू है। क्लियर है, ये सारे आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो गए, लॉज होगा जो गवर्नमेंट ने बना रखे थे। क्लियर है, सारी दुनिया के लिए अननोन है, ब्रिटेन में भी ये लागू रहा है सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में। क्लियर है। अब अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया में मौजूद था? हाँ भाई मौजूद था, जैसे कि बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन, ये क्या है भाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, रेगुलेशन ऑफ 1818, ठीक है। द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ये भी क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये सिर्फ इंडिया में लागू रहा है, इसके अलावा और कहीं लागू नहीं रहा। आ जाइए आर्टिकल 23 की बात करते हैं, ये काय की बात करता है भैया, ये आर्टिकल 23, 24 काय के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, क्या बात कर रहा है, ट्रैफिक और ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक वो वाला नहीं जो आप रोड पे देखते हो, ट्रैफिक टैरिफ मतलब खरीद फरोख होना, ये हमारी ओल्ड प्रैक्टिस है, जैसे बेगार है, बंधुआ मजदूरी है, इसे बैन करता है भारत में, और इसकी पूरी शक्ति किसे दे देता है, पार्लियामेंट को देता है, कि पार्लियामेंट अपने हिसाब पे इस पे क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। क्लियर है ये वाली बात, क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, कौन, पार्लियामेंट। क्लियर हो गई, पनिशेबल अकॉर्डिंग विद लॉ। क्लियर है, और इस आर्टिकल को कोई मतलब ये आर्टिकल किसी भी गवर्नमेंट कंपलसरी सर्विसेज के लिए लॉ बनाने से नहीं रोक रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल को भी रोक रहा है, कि कोई इंडिविजुअल ऐसी बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं करा सकता। ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इसके लिए बना रखी है हमारी गवर्नमेंट। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मतलब खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए आदमी, औरतें और बच्चों की, ठीक है। इमोरल ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए औरतों और बच्चों की, इसमें इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन भी आता है, ध्यान रखिएगा। देवदासी प्रथा, स्लेवरी, इन सबको क्या कर दिया गया था, पनिशेबल बना दिया गया था एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा, जिस एक्ट का क्या नाम है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। अब आ जाइए आर्टिकल 24 की बात करते हैं हम, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। अब देखो एक्चुअली इसमें हैजार्डियस वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। याद रखना आर्टिकल 14 में क्या 24 में क्या हुआ है, हैजार्डियस वर्क। जो 14 साल से कम बच्चे हैं, 14 एज से नीचे के बच्चे हैं, उन्हें कहीं भी आप हैजार्डियस वर्क में काम नहीं कर सकते। मतलब जैसे फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, मतलब नॉन हैजार्डियस वर्क में आप इसमें काम करवा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी बच्चे को फैक्ट्रीज हैजार्डियस वर्क में काम नहीं करा सकते। माइन वगैरह हो गई, जहां खतरा है लाइफ का। क्लियर हो गई, इनोसेंट काम में आप काम करवा सकते हो। तो इंडियन सोसाइटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जब हम आजाद हुए तो क्या बच्चे अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम मदद करवाया करते थे, इस वजह से ये लॉ बनाएगा। पर इस लॉ में जो लूप होल था उसका मिसयूज होने लगा, इसलिए 2006 में भारत सरकार एक अमेंडमेंट लाती है, जिसमें ये लिख देती है 14 साल से कम बच्चों को आप ढाबा, शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, टी शॉप, कहीं भी आप क्या नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते। अगर कोई काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा और वो पैनल उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। तो ये हो गया आर्टिकल 24 यहाँ पे आपका। एक्चुअली हमें आर्टिकल राइट टू एजुकेशन 2009 में बना, इसको लागू करना था। इसको लागू कैसे हो सकता है, जब बच्चे काम पे ना जाए। याद रखो 14 साल से कम और 6 से 14 साल के बच्चों को क्या देनी है, एजुकेशन देनी है। तो अगर इनको काम पे माँ बाप भेजेंगे तो वो पढ़ने कैसे आएंगे, और फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। इस वजह से ये चीज करी गई थी। चलिए अब बात करते हैं 25, 26, 27 की। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत आता है। 25 इंडिविजुअल के लिए, 26 ग्रुप के लिए। इस चीज को याद रखना, मतलब फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन।
आप अपने धर्म के लिए 3-4 चीजें कर सकते हो, उसमें 3-4 चीजें वर्ड इंपॉर्टेंट है 25 में, जैसे मैं साइड में लिख दे रहा हूं जिसमें आपको काम आ जाएगा। आर्टिकल 25 क्या आपको परमिशन देता है? कंसाइंस। कंसाइंस मतलब आप अपने धर्म के बारे में जो विचार रखते हो रख सकते हो। प्रोफेस, ठीक है, 4 वर्ड याद रखने आपको, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट। प्रोपोगेट, क्लियर? ये 4 वर्ड आपको याद रखने, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। और ये जो लॉ है आर्टिकल 25 सरकार को नहीं रोकता है किसी भी प्रकार की कानून बनाने से, याद रखना, क्लियर है ये वाली बात। रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सेकुलर एक्टिविटी विच में एसोसिएट विद द रिलीजियस प्रैक्टिस, क्लियर हो गई ये वाली बात। अभी 4 वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। जैसे आप अपने धर्म के बारे में जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, आपकी वो आपकी खुद की मान्यता है ना, आपकी भगवान के साथ आपका क्या रिश्ता है, दोस्त का, भाई का, गुरु का, वो आप रख सकते हो। साथ साथ आप अपने धर्म के बारे में बता सकते हो पर दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन, जैसे हमारे हवन यज्ञ होते, शादियों में हम हल्दी वाले वो हाथ लगा देते, ये एक्सप्रेशन है, ये आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं कर रहा है, क्लियर है। प्रोपोगेट, आप अपने धर्म के बारे में दूसरों को इंफॉर्मेशन दे सकते हो किसी भी जगह पे, पर याद रखिएगा आप दूसरे धर्म की इंसल्ट नहीं कर सकते, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब इसी पे से एक केस है, एक चीज हो गई कि आप फोर्सेबल कन्वर्ट नहीं करा सकते हो किसी को अपने धर्म में, क्लियर है। फोर्सेबल कन्वर्शन इज इनलीगल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जोर जबरदस्ती से किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करा सकते, अगर उसकी इच्छा है तो वो कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। चलो बहुत बढ़िया। अब यहीं से एक आर्टिकल 25 में आ गया कृपान, जैसे कि सिख कम्युनिटी कृपान कैरी करती है, वो भाई हथियार में काउंट नहीं होगा, वो रिलीजियस ट्रेडमार्क है उनका, ठीक है, इसलिए सिख जो कृपान टांगते हैं वो चीज वो रख सकते हैं, हथियार में काउंट, वेपन में काउंट नहीं होगा। साथ साथ 3 चीज, हिंदू को कौन कौन हिंदू में कंक्लूड होता है, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 आपको बताता है, सिख, जैन और बुद्धिस्ट आर कंक्लूडेड इन हिंदू, क्लियर हो गई ये वाली बात। आर्टिकल 26 की बात करते हैं, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, क्या है भाई, आप अपने धर्म के रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हो, क्लियर हो गई ये वाली बात। इसमें आपको पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, एवरी रिलीजन डोमिनेशन ऑफ एनी सेक्शन देयरफॉर शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश मेंटेन, इसमें क्या आप इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल पर्पस के लिए हिसाब से आप अपने क्या खोल सकते हो, स्कूल्स खोल सकते हो, क्लियर हो गई ये वाली बात, है ना, चैरिटेबल ये सारी चीजें बना सकते हो। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने का अधिकार है। साथ साथ इसमें एक चीज और है, ये प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर की जाएगी अकॉर्डिंग विद द लॉ, गैर कानूनी काम से आप इसको मतलब गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हो। चलिए इसके आगे चलते हैं अपन। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल हो गया, आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम रिलीजन की बात कर रहा है, सारे धर्मों का अधिकार। आर्टिकल 27 पे आते हैं, आर्टिकल 27 काय की बात करता है कि हम किसी भी धर्म से क्या नहीं लेंगे, कोई भी टैक्स नहीं लेंगे प्रमोशन का। क्यों? इंडिया एक सेकुलर नेशन है, अगर हम किसी से टैक्स ले रहे हैं तो हमें उनके क्या करना पड़ेगा, वेलफेयर करना पड़ेगा, इस वजह से हम किसी भी प्रकार का टैक्स किसी भी धर्म से नहीं लेते, क्लियर हो गई ये वाली बात। आर्टिकल 28 बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आर्टिकल 28 क्या कह रहा है, किसी भी रिलीजियस स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं और उन चीज को जानना, वो चीजें अलग होती है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए आ जाइए आर्टिकल 29 करते फटाफट। कल्चर और एजुकेशन राइट की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात है, काय की है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज हमारे यहां डिफाइन नहीं करी गई है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप ले सकते हो, आप अपने कल्चर स्क्रिप्ट और कल्चर की क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन कर सकते हो। और यही सुप्रीम कोर्ट बताता है कि आर्टिकल से माइनॉरिटीज का नहीं है, ये मेजॉरिटी का भी है, क्लियर हो गई है ये वाली बात, कंजर्व कर सकते। पहला प्रोविजन ग्रुप, यहां वर्ड यूज हुआ है एनी सेक्शन,
आर्टिकल 29 में अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो एनी सेक्शन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब हर किसी के लिए। और दूसरे में इंडिविजुअल। क्लियर हो गई ये वाली बात कि भैया आप अपनी भाषा की प्रोटेक्शन कर सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट या कल्चर की प्रोटेक्शन कर सकते हो, माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज दोनों। अब साथ साथ याद रखना, अगर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज और कोई पॉलिटिकल स्पीच में आपकी भाषा को बचाने के, मतलब भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए वोट मांग रहा है, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं गिना जाएगा। क्लियर है? रिलीजन बेस करप्शन हो सकता है, पर लैंग्वेज पे आप वोट मांग सकते हो। अब आ जाओ आर्टिकल 30 में, ये पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की ये बात करता है, तो हम देख लेते हैं। तो मेजॉरिटी दो प्रकार की है भारत में, एक तो लिंग्विस्टिक और एक रिलीजियस। क्लियर है? हमें मेजॉरिटी कैन डू, मेजॉरिटी भी कर सकती है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। क्लियर है? माइनॉरिटीज दो प्रकार की हुई, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। वो क्या कर सकती? स्टैब्लिश कर सकती है अपने लिए क्या? स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्लियर है ये वाली बात? कौन कौन सी? एक तो हो गई रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त हो गई, साथ साथ एक हो गई फंड, एड। क्लियर है? अगर रिकॉग्नाइज और एड है तो वहां क्या होगा? ये स्टेट के द्वारा रेगुलेट होगी। ध्यान रखना, ये छोटे से मैच द कॉलम में आ जाएगा कभी एफकेट में। ठीक है? मान्यता सरकार के द्वारा है पर एड नहीं है, तो ये दोनों किसके द्वारा रेगुलेट होगी? राज्य सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ना मान्यता है ना एड है, तो इसको क्या होगी? स्टेट विल नॉट एडमिनिस्टर, मतलब स्टेट विल नॉट इंटरफेयर, है ना? कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पर ये जर्नल लॉ लागू रहेगी इस पे, याद रखना। जर्नल लॉ मतलब सीआरपीसी, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये सारी चीजें क्या रहेगी? लागू रहेगी। इसी आर्टिकल में एक अमेंडमेंट हुआ था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? ये वाली याद रखना, 1978। इसको याद रखना कि अगर सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले रही है और वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो उसको वो आपको क्या करेगी? पूरा भुगतान करेगी मार्केट रेट से। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? चलिए, यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कहानी। अब आप सोचिए, आपके पास मैं आईफोन दे दूं और कहूं उसको खोल नहीं सकते, ठीक है, उसको खोल नहीं सकते ना देख सकते हो, बस आईफोन दे दिया, वो कोई मतलब का है? नहीं। ऐसा ही इतने सारे राइट्स है और उनके प्रोटेक्शन या उनको लागू कराने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो इतने सारे क्या मतलब कोई मतलब का नहीं है। इसलिए हमने आर्टिकल 32 का यूज किया, जिसमें आर्टिकल 32 क्या है? अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ध्यान रखना। और आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बाइंड होती है इसको सुनने के लिए। और याद रखना, आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का है, ये जिस वे में उसी वे में रहेगा, ना इसमें अमेंडमेंट हो सकता है ना इसे वापस लिया जा सकता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? 4 प्रोविजन है इसमें, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुन सकता है, एनफोर्स करवा सकता है, लागू करवा सकता है आपके। इसके लिए उसे रिट्स दी गई है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्तुचारी और क्यू वारंटो। क्लियर है ये वाली बात? अब हेबियस कॉर्पस की बात करें तो भैया बॉडी, वो बॉडी लाओ। जैसे कई बार ये शादी ब्याह में यूज हो जाती है हेबियस कॉर्पस, लड़का लड़की भाग जाते हैं, लव मैरिज वाली चीज में होती है ये ज्यादातर यूज, कि वो बॉडी लेके आओ। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है सभी को? बस इतना इतना समझो, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, ठीक है। टू हैव द बॉडी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन, अगर इनलीगल तरीके से डिटेन किया गया तो कौन सा यूज करेंगे? हेबियस कॉर्पस। मैंडेमस, आदेश दे रही है, वी ऑर्डर टू डू दिस वर्क, जैसे कि आपने पब्लिक अथॉरिटी में इसका ज्यादा यूज होते हुए देखा था। वी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं आप ऐसा काम करिए। साथ साथ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन काय के लिए? देखो, प्रोहिबिशन और सर्तुतारी याद रखना। इसके लिए एक लाइन है जो मुझे याद नहीं आ रही, अगर आ गई याद तो मैं बताऊंगा। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रोहिबिशन, सरकार क्या कर रही है? कोर्ट, ये इंटर कोर्ट में यूज होता है कोर्ट्स के लिए। जैसे कोई हाई कोर्ट कोई केस पे फैसला सुना रही है और उसको रोक देगी, नहीं आप इस पे फैसला नहीं सुना सकते, या आपके एरिया में नहीं आता। जैसे कि आपको याद होगा बंगाल रेप केस में बंगाल हाई कोर्ट से वो केस किसने ले लिया था? सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से प्रोहिबिट कर दिया। सर्तुतारी मतलब सर्टिफाई करना, सर्टिफाई करना मतलब डिसीजन गलत हो गया है, अब उस डिसीजन को क्या कर रहा है? सही कर रही है कोर्ट। क्लियर हो गई? और क्यू वारंटो, क्यू वारंटो मतलब अथॉरिटी। भाई किसने तुम्हें अथॉरिटी दी? उस ऑफिस में बैठे हो, एक जज साहब थे,
रिटायर हो गए पर तब भी जज की चेयर पे आके बैठ रहे हैं, तो कोर्ट उनसे पूछेगा आपको ये अथॉरिटी किसने दी है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी जज पे आके बैठ जाओ। मतलब राजा के बाद उसका बेटा राजा नहीं बन सकता है। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। और हाँ सर, तो क्यों वारंटो में याद रखना विक्टिम और नॉन विक्टिम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हेबियस कॉर्पस में विक्टिम और नॉन विक्टिम दोनों अप्लाई कर सकते हैं केस। चलिए देखते हैं आगे क्या बचा। ठीक है, इसमें आर्टिकल 33 याद रखना आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ है, और आर्टिकल 35 जो तुम्हें याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 35 बताता है कि अगर कानून बनाना है फंडामेंटल राइट पे तो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते अवेलेबिलिटी ऑफ द सिटीजन। कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए, कुछ किसके लिए है भाई, फॉरेनर्स के लिए, याद रखना। और 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक तो सिटीजन्स होगा, एक फॉरेन, ठीक है, एक सिटीजन हो गए हमारे, ठीक है, और एक होगा यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट। 2 प्रकार के फंडामेंटल राइट है, सिटीजन वाले सिटीजन्स को है, यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट सबको है। साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे वाइल फंडामेंटल राइट कंसीडरेबल फंडामेंटल दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 आपको याद होगा, आर्टिकल 14 रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि गवर्नर और राष्ट्रपति महोदय पे आप कोई भी क्रिमिनल केस नहीं कर सकते। अब भैया भारत का सर्वोच्च पद है, हम किसी ह्यूमन को नहीं बचा रहे, ध्यान रखना, हम किसी व्यक्ति को नहीं, हम उस पद की मर्यादा को बचा रहे हैं, इस वजह से आप केस नहीं कर सकते। सस्पेंशन ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। सिर्फ 2 आर्टिकल 20 और 21 नहीं किए जा सकते। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ था कि 20 और 21 को किसी भी कीमत पे अमेंड नहीं किया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू अभी बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या कर सकती है, जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू ले सकती है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए अगर वो वायलेट हो रहा है। और ये भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट आर क्रूशियल टू मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड दो डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी इंश्योरिंग द इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट आपको क्या दे रही है, फंडामेंटल राइट आपको दे रहा है पॉलिटिकल राइट्स। ये आपके सारे क्या हो गए, पॉलिटिकल राइट्स हो गए, जो कि क्या आपको एक लॉस के बनने से मिल जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट की बात कर ले, ये जो सेट देख रहे हो वो सारे कौन से हो गए भाई, सिटीजन्स के लिए अवेलेबल, नॉट अवेलेबल टू एलियंस। अब एलियंस क्या हो गया, ये नया वर्ड है, चलो यहीं समझा देता हूं। एलियंस देखो, सिटीजन्स दुनिया में 2 प्रकार के सिटीजन होते हैं, 2 टाइप के, एक तो होगा एलियंस और एक होगा सिटीजन। आप आज भारत के नागरिक हो तो भारत के लिए क्या हो, आप सिटीजन हो। पर अगर आज भारत से आप कहां चले जाओ, रशिया या यूएसए चले जाओ, तो वहां क्या हो जाओगे, एलियन। अब एलियन भी 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। अगर इंडिया किसी नेशन से वॉर के साथ है, वहां के जितने भी नागरिक है वो कौन हो जाएंगे, हमारे एनिमी एलियंस हो जाएंगे। तो इस चीज को याद रखना, इसलिए यहाँ नॉन सिटीजन के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, फॉरेनर्स के लिए एलियन। तो 15 है ना, जो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, 15, 16, 19 और 29, 30 भैया। राइट टू पब्लिक रिसोर्सेज की बात है, जॉब्स की बात है, फ्रीडम्स की बात है, और 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशन राइट है। और अगर हम बात करें जो आर्टिकल सबको प्रोवाइडेड है, 14, 20, 21, 22, 21 से 23, 24 और 25 और 28 ये सबको प्रोवाइड है। और किसी भी प्रकार के एनिमी एलियंस को कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं होते। अब एग्जांपल, व्हाट डस आर्टिकल 19 गारंटी, आर्टिकल 19 क्या गारंटी करता है, अभी हमने पढ़ा क्या गारंटी करता है भाई, ध्यान देना इस चीज को। तो क्या गारंटी करता है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। विच फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड टू द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ऐसे आपके सीधे क्वेश्चन आएंगे, विच आर्टिकल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, अभी बताया था डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20। व्हाट डस आर्टिकल 21 ए गारंटेड राइट एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। व्हाट डस आर्टिकल 25 गारंटेड, तो आर्टिकल 25 आपको क्या है, रिलीजियस अधिकार दे रहा है, याद करिए फटाक से, जो हमने अभी पढ़ा था, है ना, दे रहा है ना आर्टिकल 25, क्या दे रहा है, फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेस, रिलीजियस, अपने रिलीजन का प्रमोशन और ये सब के अधिकार दे रहा है। ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब
ये सारे हमारे लेक्चर कवर है। अब हम अगला जो लेक्चर करेंगे उसमें कभी कवर करने वाले हमारा डीपीएसपीस वाला पार्ट, डीपीएसपीस, फंडामेंटल राइट और कुछ थोड़े बहुत मिसलिनियस चीजें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।